गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ सवाल हल किए थे, एक थियरी देखी थी। तब हम लोग चैप्टर 2 में आगे का टॉपिक देखने जा रहे हैं और वो टॉपिक है विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार। कि भाई जो हमारे पास प्रकाश है जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण, उसके दो प्रकार के व्यवहार होते हैं, ठीक है ना। जैसे इंसान जो है अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यवहार करता है, उसी अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है वो दो प्रकार के व्यवहार दर्शाता है। वो हम लोग देखने जा रहे हैं। वैसे हम लोगों ने पढ़ा कि विद्युत चुंबकीय विकिरण कण और तरंग, ये दो प्रकार के व्यवहार दर्शाता है। प्रकाश की कण समान प्रकृति ने वैज्ञानिकों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा कर दी कि यदि हम लोग प्रकाश को कण का स्वरूप मानते हैं तो फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। एक तरफ तो इसने कृष्णिका विकिरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव को संतोषजनक व्याख्या की, परंतु दूसरी तरफ यह प्रकाश की तरंग जैसे व्यवहार जिससे विवर्तन, व्यतिकरण आदि परिघटनाओं की व्याख्या की जा सकती थी के साथ युक्ति संगत नहीं था। कण से हम लोग कुछ चीज़ें समझा सकते हैं, लेकिन तरंग से हम लोग कुछ चीज़ें समझा सकते हैं, तो वो तरंग के बारे में कोई वहाँ पर जानकारी नहीं थी। इस दुविधा को हल करने का एक ही उपाय था कि यह मान लिया जाए कि प्रकाश के कण और तरंग दोनों जैसे गुण होते हैं, अर्थात प्रकाश का द्वैत व्यवहार होता है। प्रयोगों के आधार पर हम पाते हैं कि प्रकाश तरंग या कण के समान व्यवहार करता है। तो अब ये तय हो जाएगा, ये तय कर दिया गया कि प्रकाश दो प्रकार के व्यवहार दर्शाता है, कण और तरंग दोनों ही। उससे क्या होगा कि दोनों प्रकार के प्रयोग वहाँ पर हम लोग समझा सकते हैं। प्रयोग के आधार, जब द्रव्य के साथ विकिरण की अन्योन्य क्रिया होती है तब यह कण जैसे गुण प्रदर्शित करता है। हम लोगों ने देखा ना कि धातु के टुकड़े के ऊपर विद्युत चुंबकीय विकिरण को यदि हम लोग प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव देखने को मिलता है, जो आइंस्टाइन ने संपूर्ण रूप से समझाया था। लेकिन वो प्रकाश विद्युत प्रभाव हम लोग तभी समझा सकते हैं कि जब विद्युत चुंबकीय विकिरण के पास कण प्रकृति हो। जब विकिरण का संचरण होता है, संचरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, जब विकिरण का संचरण होता है तब यह तरंग जैसे गुण दर्शाते हैं। बोलो समझ में आया? तो जब हम लोग कोई भी द्रव्य के साथ उसकी अन्योन्य प्रक्रिया देखते हैं तो वो कण स्वरूप में होता है, लेकिन जब प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह संचरण करता है तब वो तरंग प्रकृति दर्शाता है। द्रव्य और विकिरण की प्रचलित धाराओं को देखते हुए यह संकल्पना एकदम नई थी। लोगों को इसे स्वीकार करने में काफ़ी समय लगा। जैसा आप आगे देखेंगे कि कुछ सूक्ष्म कण भी तरंग कण वाला द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि भाई एक वैज्ञानिक बोल देता है कि अगर आप लोग इन दोनों को सही मान लो तो आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। तो कुछ उसमें दो तीन लोग ऐसे भी होते हैं कि दूसरे का अच्छा देख नहीं सकते, उसमें कुछ ना कुछ जो है गलत निकालने का जो है वो प्रयत्न करते हैं, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि बहुत सारे हो सकते हैं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए हों, लेकिन बाद में स्वीकार कर लिया गया कि हाँ भाई, विद्युत चुंबकीय विकिरण के पास तरंग और कण दोनों प्रकार की वृत्ति होती है। चलो
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं क्वांटित। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों के लिए प्रमाण परमाणविक स्पेक्ट्रा। चलो अब हम लोगों को स्पेक्ट्रा समझना है, ठीक है ना। स्पेक्ट्रा देखो, आप लोग चित्र टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। चित्र 2.10 में कुछ लकीरें होती हैं, वो अलग अलग दूरी पर वो लकीरें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो इन लकीरों को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। प्रत्येक परमाणु का अपना खुद का एक अलग से स्पेक्ट्रम होता है, जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ वही ये परमाणु है, ठीक है। वो कैसे है, तो हम लोग इसको पूरा समझने वाले हैं। प्रकाश की गति उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिससे यह गुजरती है। हम लोग 10वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं ना, माध्यम बदल जाएगा तो प्रकाश की गति भी बदल जाएगी। एक माध्यम से दूसरे तक जाने पर प्रकाश की किरण अपने मूल पथ से मुड़ जाती है, और जब माध्यम बदल जाता है तो प्रकाश अपनी दिशा भी क्या कर देता है, बदल देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। प्रकाश क्या करता है, अपनी जैसे ही माध्यम बदलते हैं तो उनकी दिशा जो है वो बदल जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो दो चीज़ें होती हैं कि यदि प्रकाश अपने माध्यम बदलता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब वो जाता है तो अपनी गति और दिशा दोनों ही वो बदल देता है। प्रिज्म में से सफ़ेद प्रकाश की विकिरण को गुजारने से यह देखा गया कि कम तरंग दैर्घ्य की तरंग लंबाई तरंग दैर्घ्य की तरंग की तुलना में अधिक झुक जाती है। तो जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है ना, वो अधिक तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश से वो ज़्यादा मुड़ती है। तो एक एग्ज़ाम्पल लें कि अगर हम लोग ये, चलो ना एक काम करते हैं, इधर प्रिज्म से ही समझा देते हैं, ठीक है ना। ये प्रिज्म है। अब हम लोग मानो कि यहाँ से सफ़ेद रंग का प्रकाश जो है वो आपतित करते हैं, ठीक है। तो सफ़ेद रंग का प्रकाश यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये बल्ब है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव देकर जो है वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। मानो कि प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश आपतित करेंगे तो इसमें से बहुत सारे प्रकाश हम लोगों को देखने को मिलेंगे जो अपनी दिशा से मुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो प्रकाश है ना वो ज़्यादा मुड़ा है, और ये वाला प्रकाश जो है वो कम मुड़ा है। तो ऐसा क्या है इसके अंदर कि भाई जिसकी तरंग दैर्घ्य जो है वो कम होती है, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है वो ज़्यादा मुड़ जाता है, और जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है वो कम मुड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि साधारण सफ़ेद प्रकाश में दृश्य परास में सभी तरंग दैर्घ्यों वाली तरंगें होती हैं। सफ़ेद प्रकाश के अंदर सारे रंगों का प्रकाश का मिश्रण होता है। अगर सारे रंग का मिश्रण करेंगे तो सफ़ेद रंग हमको प्राप्त होता है। सफ़ेद प्रकाश की किरण रंगीन पट्टियों की एक श्रृंखला में फैल जाती है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आप लोग टेक्स्ट बुक में देखो 2.10 में चित्र में, जैसे ही सफ़ेद प्रकाश उसमें से आपतित किया गया प्रिज्म में से, तो उससे बाहर आने वाले निर्गमित जो किरण हैं, ठीक है, उनके रंग अलग अलग देखने को मिलते हैं। वो रंगीन पट्टियों में
एक श्रृंखला में देखने को मिल जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो वहाँ पर देखो 2.10 में आपको दो प्रकार के स्पेक्ट्रम दिए हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और दूसरा अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है। लाल रंग जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है उसका विचलन सबसे कम होता है। तो तरंग दैर्घ्य का विचलन से कैसा संबंध है? व्यस्त। तरंग दैर्घ्य यदि कम होगा विचलन ज़्यादा होगा, तरंग दैर्घ्य यदि अधिक होगा तो विचलन कम हो जाएगा। विचलन कम और ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, जिसका विचलन अधिक हो जाएगा ना, उसको हम लोग ज़्यादा दूर से देख नहीं पाएंगे, मतलब कि वो प्रकाश दूर तक नहीं पहुंचता, उसका विचलन हो जाता है, वो फैल जाता है। जिसका विचलन कम होता है वो दूर तक फैलता नहीं है, वो सीधा का सीधा जाता है और दूर से भी नज़र आता है। इसीलिए हम लोग सिग्नल पर या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर लाल रंग की लाइट रखते हैं, जिससे दूर से देखने पर, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो कोई बंदा हो जो ट्रैफिक सिग्नल पर आने वाला हो, उसको दूर से पता चल जाए कि हाँ भाई रेड लाइट चालू है, उसका मतलब ये है कि हमको वहाँ पर रुकना है, वहाँ पर हमको जाना नहीं है। क्योंकि लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका विचलन सबसे कम होता है। विचलन कम है उसका मतलब तरंग दैर्घ्य क्या है? अधिक है। क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों ने संबंध दर्शाया वो कैसा है? व्यस्त है। अगर तरंग दैर्घ्य अधिक होगा तो विचलन कम होगा, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा तो विचलन कम होगा, तरंग दैर्घ्य कम होगा तो विचलन ज़्यादा होगा। सफ़ेद रंग का प्रकाश जो हमें दिखाई देता है उसके स्पेक्ट्रम का परास 7.50 × 10⁻14 हर्ट्ज़ के बैंगनी रंग से लेकर 4 × 10⁻14 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज़ टू 4 × 10⁻14 हर्ट्ज़ तक है। अर्थात ये जो बैंगनी रंग है उसका विचलन सबसे अधिक होगा और ये जो लाल रंग है उसका विचलन सबसे कम होगा। बैंगनी रंग को हम लोग थोड़ा सा दूर जाएंगे तो भी वो जो है नज़र नहीं आएगा, और लाल रंग को अगर हम लोग बहुत दूर जाएंगे तो भी हम लोगों को वो नज़र आता है। इस स्पेक्ट्रम को सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो अगर हम लोग सफ़ेद रंग के प्रकाश को प्रिज्म में से आपतित करेंगे तो उसमें से बाहर आने वाले जो प्रकाश है वो अलग अलग रंगों में बट जाता है, जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, और उसकी आवृत्ति का परास यहाँ से यहाँ तक का होता है। बैंगनी रंग नीले रंग में और नीले रंग में मिल जाते हैं। देखो, ये जो स्पेक्ट्रम होगा इसको हम लोग अलग अलग बांप नहीं सकते हैं। इस स्पेक्ट्रम को हम लोग सतत स्पेक्ट्रम कहेंगे, क्योंकि बैंगनी रंग नीले में रंग में शामिल हो जाता है और नीला रंग बैंगनी रंग में मिल जाता है। इसलिए अन्य रंगों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब आकाश में इंद्रधनुष बनता है तब भी ऐसा ही स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। याद रखिए कि दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक बहुत छोटा भाग होता है। तो जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वही हमारा दृश्य प्रकाश होता है। जब विद्युत चुंबकीय विकिरण द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया करता है तो परमाणु और अणु इस ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। तो माना कि कोई एक पदार्थ है, माना कि ये द्रव्य है जिसको हम लोग द्रव्य कहते हैं, पदार्थ। अगर इसके ऊपर कोई विद्युत चुंबकीय विकिरण आपतित होगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण इसके ऊपर आपतित होगा तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण द्रव्य के साथ प्रक्रिया करेगा, और द्रव्य के अंदर क्या होगा? परमाणु और अणु तो प्रक्रिया करेगा, और द्रव्य के अंदर रहे हुए परमाणु और अणु ऊर्जा का अवशोषण करेंगे एवं उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएंगे। देखो, द्रव्य की दो प्रकार की ऊर्जा स्तर होती है। एक
निम्न ऊर्जा स्तर, और दूसरी होती है उच्च ऊर्जा स्तर। जैसे ही द्रव्य के ऊपर इस विकिरण को हम लोग आपतित करते हैं, द्रव्य के अंदर रहे हुए परमाणु और अणु इस विद्युत चुंबकीय विकिरण में से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ऊर्जा को प्राप्त करके ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ओके। ऊर्जा स्तर पर ये अस्थायी अवस्था में होते हैं। ये उच्च ऊर्जा स्तर पर ये कैसे होते हैं? अस्थायी। यहाँ पर ये टिकने वाले नहीं हैं। जब कम ऊर्जा वाली अधिक स्थायी तटस्थ अवस्था में लौटते हैं तो वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों में विकिरण उत्सर्जित करते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि जब उन लोगों ने विद्युत चुंबकीय विकिरण को द्रव्य के ऊपर आपतित किया, तब उसके अंदर रहे हुए परमाणु और अणु निम्न ऊर्जा स्तर में से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचते हैं। वहाँ पर वो अस्थायी होते हैं, थोड़ी देर ही वो स्थायी रहते हैं, वापस नीचे आ जाते हैं। वापस उच्च ऊर्जा स्तर में से निम्न ऊर्जा स्तर में वो वापस आ जाते हैं। तब उन्होंने पहले जो ऊर्जा का अवशोषण करके निम्न में से उच्च में गए थे, अब वो ऊर्जा का उत्सर्जन करके उच्च में से निम्न में आएंगे। तब वो अलग प्रकार के प्रकाश का उत्सर्जन करेंगे। पहले क्या करेंगे? अवशोषण, जिससे वो कहाँ जाएंगे? निम्न में से उच्च। वापस वो क्या करेंगे? उच्च में से निम्न। तब वो क्या करेंगे? उत्सर्जन। तब उनका तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। उनका स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। पहले जो रंग का वहाँ पर अवशोषण था, अब जो उत्सर्जन हो रहा है, उस प्रकाश का रंग बदल जाता है। ठीक है, तो ये है परमाणविक स्पेक्ट्रा। तो इतना था। अब हम लोग नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, तो हम लोग देख रहे हैं आगे। अब आप लोग सोचोगे कि सर ये उत्सर्जन और ये अवशोषण कैसे हुआ, तो वो मैंने आप लोगों को अभी समझाया, लेकिन इसका स्पेक्ट्रम से क्या लेना देना और इसका स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा, तो वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रा। देखो ये 11th में ये जो है ना केमिस्ट्री, ये बेसिक है। ये मैं अभी बोल रहा हूँ, आप लोगों को सुनना पड़ रहा है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन क्या करें, सुना हुआ कहीं ना कहीं तो काम में आता ही है। तो इस तरह से अगर जो है हम लोग लेक्चर ले रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनना है, समझना है, याद रखना है, क्योंकि क्या पता अगले साल 2 साल बाद आपको कहीं ना कहीं ये पढ़ने में मदद करे। चलो हम लोग देखते हैं उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रा। किसी पदार्थ से ऊर्जा अवशोषण के बाद उत्सर्जित विकिरण का स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। देखो स्पेक्ट्रा जो है ना, स्पेक्ट्रा एक तरह का ग्राफ है। एक तरह का क्या है? ग्राफ है। और ये ग्राफ जो है इस तरह से मिलता है कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर थोड़ी थोड़ी लकीरें होती हैं। ठीक है ना, एक तरह का एक ग्राफ होता है जिसमें कुछ मूल्य होते हैं, कुछ लकीरें होती हैं। उन मूल्यों का अभ्यास करके हम लोग बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अब ये उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रा क्या है, तो मैंने यहाँ पर समझाया कि अगर किसी पदार्थ के ऊपर विद्युत चुंबकीय विकिरण को आपतित किया जाएगा तो वो पहले अवशोषण करेगा, ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। जैसे ही वो ऊर्जा का अवशोषण करके ऊर्जा को प्राप्त करेगा तो वो निम्न ऊर्जा में से उच्च ऊर्जा में जाएगा। फिर वो अस्थायी होता है, थोड़ी देर ही रहेगा वहाँ पर, ज़्यादा देर रहने वाला नहीं है। वो तुरंत वापस जो है वो उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में वापस आएगा। तब उसने जितनी मात्रा में ऊर्जा का अवशोषण किया था, वो प्रयत्न करता है कि उतनी ही मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करे, लेकिन फिर भी ऊर्जा थोड़ी सी क्या हो जाती है? बदल जाती है। उसकी मात्रा में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। तब वहाँ पर वो भिन्न प्रकार का एक प्रकाश देता है। वो भिन्न प्रकाश का जो प्रकाश देता है, भिन्न प्रकार का जो प्रकाश यहाँ पर देता है, उसे हम लोग उत्सर्जित प्रकाश कहते हैं। और उसके आगे अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे
तो उसे हम लोग कहेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। उसे क्या कहा जाएगा? उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। परमाणु अणु या आयन के विकिरण के अवशोषण पर उत्तेजित हो जाते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसी प्रतिदर्श को गर्म करके अथवा विकिरणित करके ऊर्जा दी जाती है, और जब प्रतिदर्श अवशोषित ऊर्जा को निष्कासित करता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है कि अगर हम लोगों को उत्सर्जित प्रकाश चाहिए तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो एक तो जो है हम लोग उसको गर्म कर सकते हैं, दूसरा उसके ऊपर हम लोग प्रकाश को आपतित कर सकते हैं अधिक ऊर्जा वाला। दो प्रकार से कर सकते हैं। तब पहले वो पदार्थ क्या करेगा? उस प्रकाश को अवशोषित करेगा, ठीक है ना। उस प्रकाश को, उस ऊर्जा को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। अवशोषित करने के बाद वो क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। पहले अवशोषित करेगा फिर उत्सर्जित करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया की जाती है। अवशोषण स्पेक्ट्रा उत्सर्जन स्पेक्ट्रा के फोटोग्राफी या नेगेटिव की तरह होता है। आप लोगों को पता होगा कि अभी तो देखो कैमरा जो है वो मोबाइल या तो लेटेस्ट डिजिटल आ गए हैं, लेकिन पहले के ज़माने में कैमरा के अंदर रील डालनी पड़ती थी जिसमें वो मैग्नेटिक रील होती थी, ठीक है ना। फिर हम लोग उसको जब वॉश करवाते थे तो हम लोगों को उसकी एक नेगेटिव मिलती थी, छोटा सा स्वरूप, हमारे फ़ोटो का ब्लैक एंड वाइट का छोटा सा स्वरूप, जिसको हम लोग नेगेटिव कहते थे। अवशोषण स्पेक्ट्रम भी ऐसा ही है। अवशोषण स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफी या नेगेटिव की तरह होता है। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है? हमारा फोटोग्राफ है जिसमें हम लोगों को साफ साफ नज़र आता है। और अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या है? दो प्रकार के स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या है? हमारे पास दो प्रकार के स्पेक्ट्रम है। एक अवशोषण स्पेक्ट्रम को हम लोग ग्राफ मानेंगे, और दूसरा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। बोलो ना सर क्या हुआ? मेरा भी सेट ना 9 बजे साहब। 9 बजे? हाँ ठीक है। हाँ तो मेरा ये लेक्चर पूरा हो जाएगा मेरा 10 मिनट में। ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, आप तुरंत आ ही जाना मैं इधर। आ जाऊंगा 9 बजे। हाँ 9 बजे आ जाना। मेरा सेट कर। हाँ हाँ सर, कोई इधर ही बात खड़ा नहीं। दुकान पे। हाँ कोई बात नहीं सर। हाँ ओके सर। अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दोनों स्पेक्ट्रम होते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हमारा फ़ोटो है जो हम लोगों को पूरा हार्ड कॉपी मिल चुका है, और अवशोषण स्पेक्ट्रम उसकी नेगेटिव है, ठीक है ना। नेगेटिव से हम लोग जितने चाहें उतने फ़ोटो निकलवा सकते हैं। तो पहले लोग क्या करते थे? नेगेटिव को संभाल के रखते थे। उसको मानो कि 5 साल 6 साल बाद अगर उसको फ़ोटो निकलवाना हो तो काम में आता था। अब तो नेगेटिव की ज़रूरत है ही नहीं। फ़ोटो जो है वो हम लोग मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव में रखते हैं, और जब चाहें तब हम लोग फ़ोटो को निकाल सकते हैं। तो अगर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो अवशोषण स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का नेगेटिव है। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए पहले हम लोगों को अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त करना पड़ता है। जब एक सतत विकिरण को प्रतिदर्श पर डाला जाता है तो वह विकिरण की कुछ तरंग दैर्घ्य का अवशोषण कर लेता है। तो हम लोग किसी विकिरण को पदार्थ के ऊपर डालते हैं ना, द्रव्य के ऊपर अगर विद्युत चुंबकीय विकिरण को अगर हम लोग आपतित करते हैं तब वो क्या करता है? कुछ तरंग दैर्घ्य का अवशोषण कर। देखो जब हम लोग विद्युत चुंबकीय विकिरण को किसी द्रव्य पर आपतित करते हैं ना, तो दो चीज़ों का वो अवशोषण करता है, एक ऊर्जा और दूसरा तरंग दैर्घ्य। अब ये आप लोग बोलो कि तरंग दैर्घ्य से क्या फ़र्क पड़ता है? तरंग दैर्घ्य से ये फ़र्क पड़ता है कि जो प्रकाश होता है ना उसका रंग तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, उसका रंग। और ऊर्जा तो होती ही होती है उसके अंदर, ठीक है ना। बड़ा गोला लोगे तो ऊर्जा ज़्यादा होगी, छोटा गोला लोगे तो ऊर्जा कम होगी, ठीक है ना। आजकल तो देखो हैलोजन भी चलते हैं, ठीक है। उसमें भी मैग्नीफायर ग्लास वाले भी आते हैं। आप लोगों ने कई 2 व्हीलरों में देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास वाले भी होते हैं। तो क्या करता है? सारे प्रकाश को इकट्ठा करके एक ही जगह पर पहुंचाता है,
जिससे उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो देखो विद्युत चुंबकीय विकिरण को जब द्रव्य पर आपतित करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें नहीं होती हैं, वो एक ही चीज़ होती है, उनको दो नाम से पहचानते हैं, एक ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य। तो जब विद्युत चुंबकीय विकिरण को किसी पदार्थ पर आपतित करते हैं तो ऊर्जा का अवशोषण करता है और तरंग दैर्घ्य का भी अवशोषण करता है। द्रव्य द्वारा अवशोषित विकिरण की संगत लुप्त तरंग दैर्घ्य चमकीले सतत स्पेक्ट्रम में गहरे रंग की रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होती है। तो जब ये पदार्थ इस तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है तब उसके अनुसार वहाँ पर अलग प्रकार का स्पेक्ट्रम वो देता है जो अलग अलग रंगों का है। मैंने कहा तरंग दैर्घ्य से क्या फ़र्क पड़ता है, तो तरंग दैर्घ्य जो है वो रंगों से जुड़ा हुआ है। प्रकाश का रंग जो है तरंग दैर्घ्य के बदलने के साथ बदल जाता है। आप लोगों को अपने आसपास जो भी पदार्थें नज़र आ रही हैं उनके जो रंग अलग अलग नज़र आ रहे हैं वो उनकी तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन से आ रहे हैं। वैसे आप लोग कोई भी पदार्थ जो देख रहे हैं वो प्रकाश के परावर्तन से ही है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो सूर्य में से हम लोगों को जो प्रकाश मिलता है उसे हम लोग सफ़ेद प्रकाश मानते हैं, और जब वो द्रव्य पर आपतित होता है जब उसका तरंग दैर्घ्य अलग होता है। लेकिन जब वो प्रकाश का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाकर वो वापस उत्सर्जित करता है, जब प्रकाश का रिफ्रैक्शन होता है, या तो इंग्लिश में उसे और भी कह सकते हैं, दूसरा प्रकार से भी समझाते हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है ना तब उसका तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, और इस तरह से वो अलग अलग रंगों का देखने को मिलता है। क्यों तरंग दैर्घ्य बदल जाता है? क्योंकि कुछ तरंग दैर्घ्य प्रकाश का थोड़ी सी मात्रा में कुछ तरंग दैर्घ्य वो पदार्थ क्या कर लेता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। उत्सर्जन या अवशोषण स्पेक्ट्रम के अध्ययन को स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। जैसा ऊपर बताया गया दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम, देखो विद्युत चुंबकीय विकिरण, प्रकाश, दृश्य प्रकाश वो सब एक ही है। सूर्य प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश, दृश्य प्रकाश, विद्युत चुंबकीय विकिरण वो सब एक ही होता है, क्योंकि उसमें दृश्य प्रकाश की लाल से बैंगनी तक सभी तरंग दैर्घ्य उपस्थित होती हैं। और जब हम लोगों ने 7 रंग बताने हैं तो इसलिए हम लोग उसका नाम देते हैं सफ़ेद प्रकाश। ऊर्जा बतानी हो तो विद्युत चुंबकीय विकिरण, तरंग दैर्घ्य बताना हो तो विकिरण, है ना। अलग अलग शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, सब नाम सब एक ही है, मतलब एक ही है। इसके विपरीत गैस अवस्था में परमाणुओं का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के लाल से बैंगनी तरंग दैर्घ्य में सतत रूप से प्रदर्शित नहीं करता, परंतु उनसे केवल विशेष तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश उत्सर्जित होता है। अगर हम लोग हवा के अंदर सफ़ेद प्रकाश को आपतित करेंगे तो वो अलग अलग रंग देगा, लेकिन अगर यहाँ पर दिया गया है, क्या बोला गया कि गैस अवस्था में परमाणु होगा, हम लोग क्या करते हैं, कांच की नली लेते हैं, उसके अंदर गैस भर देते हैं, उसके अंदर प्रकाश आपतित करते हैं, तब वहाँ पर अलग अलग रंग का प्रकाश नहीं मिलेगा, किसी एक रंग का प्रकाश मिलेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी मार्केट के अंदर अलग अलग तरह की लाइटें मिल रही हैं, उसमें आप लोगों ने बड़े बड़े बोर्ड जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के आगे लगे हुए होते हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार की रंगीन लाइटें होती हैं। तो पहले क्या होता था, अभी तो देखो LED आ चुकी हैं, ठीक है ना, लेकिन पहले के ज़माने में LED नहीं थी, वो ट्यूब्स आती थी, ठीक है ना। ट्यूब्स को मोड़ कर जो है अलग अलग जो है अक्षर बनाए जाते थे और उसमें अलग अलग गैसें भरी जाती थी। पीला रंग चाहिए तो कोई परमाणु की अलग गैस, ये रंग चाहिए तो कोई परमाणु की अलग गैस। जैसे अगर पीला रंग चाहिए तो सोडियम गैस, लिथियम होगा तो जामुनी रंग, लिथियम गैस भरोगे तो वो अलग तरह का गैस देगा, तो अलग तरह का रंग देगा। तो अलग अलग परमाणु के लिए वो अलग अलग रंग देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक को इतना ही रखते हैं और बाद में जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे।